अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 जो कि पहले डिस्कस किया हुआ है, चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स पर बात करनी है। क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपकी बुक का पेज नंबर 121 है और यहाँ पर आपको एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है। अब अगर आप इसमें देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे कह रहा है कि वाई मोस्ट ऑफ द सॉलिड प्रेफर टू बी इन क्रिस्टलाइन स्टेट, एक पार्ट है इसका, एंड व्हाट इज़ द ग्लास ट्रांजिशन इन एमार्फस सॉलिड। तो देखिए क्वेश्चन में उसने आपको क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड के बारे में बताया हुआ है। तो हमने पढ़ा था चैप्टर में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल अपने आप को एक स्पेसिफिक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में अलाइन कर लेते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। और एमार्फस सॉलिड वो होते हैं जिनकी कोई भी शेप नहीं होती, ठीक है। एमॉर्फस में हमने 2 वर्ड्स डिस्क्राइब किए थे ना, ए का मतलब होता है विदाउट एंड मॉर्फ का मतलब होता है शेप में, यानी कि ऐसे सॉलिड्स जिनकी कोई प्रॉपर स्पेसिफिक शेप नहीं होती उसको हम एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है। तो अब पहला पार्ट जो क्वेश्चन का है वो ये है कि बहुत सारे सॉलिड्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन स्टेट में क्यों रहना पसंद करते हैं। तो सबसे सिंपल, सबसे आसान बात यह है कि क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर चूँकि एटम्स और मॉलिक्यूल अपने आप को एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज कर लेते हैं। उस स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप की वजह से हम इसको कहते हैं कि ये स्टेट जो है इट इज़ रिगार्ड एज अ स्टेट ऑफ लो एनर्जी एंड हाई स्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो कह रहा है व्हाट इज़ ग्लास ट्रांजिशन। तो वो कह रहा है कि जी ग्लास ट्रांजिशन एमार्फस सॉलिड में एक ऐसी स्टेट होती है कि अगर आप किसी भी एमार्फस सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाते हैं तो वह अपने आप को हार्डर स्टेट से सॉफ्टर स्टेट में कन्वर्ट करते रहता है। और किसी भी मटेरियल का अपने आप को ये जो कन्वर्जन होता है ना, हार्डर स्टेट से सॉफ्टर स्टेट में कन्वर्ट करने का ये जो प्रोसेस होता है ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होता है जिसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। और ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है, यानी कि हर सॉलिड के लिए डिफरेंट होता है, इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, मटेरियल टू मटेरियल ये चेंज हो रहा होता है, ठीक है। इसी बात को अगर आप देखें तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन को आपके सामने लिखा है कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्फ इन रेगुलर या ऑर्डरली अरेंजमेंट, आप दोनों वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। दिस अरेंजमेंट विल मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस अरेंजमेंट का आपको फ़ायदा क्या होता है कि इसके नतीजे में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है, मेकिंग दैम मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट। और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है तो इस स्टेट को सॉलिड्स जो हैं वो अपने लिए ज़्यादा प्रेफर्ड स्टेट के तौर पर रख सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जी क्रिस्टलाइन सॉलिड इज़ नोन एज क्रिस्टलाइन स्टेट इज़ नोन एज अ स्टेट ऑफ लो एनर्जी एंड हाई स्टेबिलिटी। तो इसको हम कहते हैं वो स्टेट जिसमें लो एनर्जी होती है और इसकी स्टेबिलिटी बाकी स्टेट्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है, ठीक है। और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आए तो वो कह रहा है कि जी ग्लास ट्रांजिशन इज़ अ रिवर्सिबल ट्रांजिशन इन एमॉर्फस सॉलिड फ्रॉम हार्डर टू सॉफ्टर स्टेट। कि ये एक ऐसी ट्रांजिशन है जिसमें सॉलिड अपने आप को हार्ड से सॉफ्टर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। ड्यू टू दिस मटेरियल मॉलिक्यूल गेन इनफ थर्मल एनर्जी टू मूव फ्रीली। द स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच दिस ट्रांजिशन अकर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसको हम TY से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे जैसे किसी भी हम सिर्फ सॉलिड की बात करें तो जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं ना तो सॉलिड जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो पार्टिकल्स एनर्जी गेन करना शुरू कर देते हैं। और जब वो एनर्जी गेन करना शुरू कर देते हैं, उनके पास इनफ थर्मल एनर्जी आ जाती है तो वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन या एज अ फ्री पार्टिकल जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो वो बात यहाँ पर मेंशन की हुई है कि ड्यूरिंग दिस मटेरियल मॉलिक्यूल गेन इनफ थर्मल एनर्जी सो दैट दे कैन मूव फ्रीली। तो वो जो है वो आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। इस तरह से आप मटेरियल को अपनी हार्डर स्टेट से सॉफ्टर स्टेट में कन्वर्ट बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो आपको वो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वाई द विंडो ग्लासेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग शो मिल्की अपीयरेंस विद टाइम। ये तो एक जनरल सा क्वेश्चन है कि जी जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनकी जो ग्लासेज विंडो की बनी हुई जो ग्लास होते हैं, विंडो की बनी जो ग्लास की बनी हुई विंडोज़ होती हैं वो मिल्की अपीयरेंस क्यों शो करती है। तो इसके लिए आपके पास मल्टीपल रीजंस हैं। नंबर 1 तो ये हो सकता है कि जी टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कैसे कि दिन के टाइम पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रात के टाइम पर चूँकि सूरज ख़त्म हो जाता है तो टेम्परेचर स्लो डाउन होता है। तो इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से वो एक मिल्की अपीयरेंस शो करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 यह होता है कि शीशों पर बारिश का पानी पड़ता है। बारिश का पानी जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है और जब उसका इन्वायरमेंट में मौजूद डिफरेंट केमिकल्स के साथ रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में विंडो जो है वो मिल्की अपीयरेंस शो करती है। और नंबर 3 हमने ये लिखा था कि ओल्ड बिल्डिंग में चूँकि पुराना शीशा यूज़ होता है तो पुराने वक्त में जो शीशा था उसके मुकाबले में जो आजकल मॉडर्न ग्लास है उसकी ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ड्यू टू देयर बिल्डिंग स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टी डिफरेंस की वजह से शीशा जो है वो बहुत जल्दी मिल्की अपीयरेंस शो करना स्टार्ट कर देता है। सो देखिए दे शो मिल्की अपीयरेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस।
नंबर 1 पे लिखा हुआ है दे सफ़र हीटिंग ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग डे टाइम एंड दे आर कूल्ड एट नाइट, मतलब रात में ठंडा हो जाता है शीशा और दिन में उसको हीट मिलती है तो वो गर्म होता है। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एमार्फस ग्लास चेंजेस इनटू क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड शो मिल्की अपीयरेंस, तो इस वजह से ग्लास कन्वर्ट हो जाता है और मिल्की अपीयरेंस शो करता है। नंबर 2 लिखा हुआ है एक्सपोजर टू रेन वाटर विच इज स्लाइटली एसिडिक एंड इट्स कम्बिनेशन विद पॉल्यूटेंट काज केमिकल रिएक्शन विच शो मिल्की अपीयरेंस, तो मतलब केमिकल रिएक्शन होता है रेन का और इन्वायरमेंट में मौजूद पॉल्यूटेंट्स का, तो इस वजह से ये मिल्की अपीयरेंस शो करते हैं। और नंबर 3 में लिखा हुआ है ओल्डर ग्लास में हैव इम्प्योरिटीज़ विच कैन काज मिल्की अपीयरेंस, तो पुराने ज़माने में जो ग्लास यूज़ होते थे इसमें इम्प्योरिटीज़ होती थी, तो इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो है वो मिल्की अपीयरेंस शो करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी इन द इलास्टिक बॉडी विच वन इज़ मोर फंडामेंटल द स्ट्रेस और स्ट्रेन एक्सप्लेन, कह रहा है कि जी कोई भी इलास्टिक बॉडी है तो उसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन रोल तो दोनों का होता है, लेकिन कह रहा है कि आप बताएं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा फंडामेंटल है, ज़्यादा बेसिक है। तो देखिए हमने लिखा हुआ है कि जी स्ट्रेन इज़ मोर फंडामेंटल देन स्ट्रेस ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न, मतलब बहुत सारी रीजंस है। नंबर 1 लिखा हुआ है स्ट्रेन डिस्क्राइब द एक्चुअल डिफॉर्मेशन और चेंज इन शेप, यानी कि स्ट्रेन आपको बताती है कि मटेरियल के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की तो उसकी वजह से कितना चेंज प्रोड्यूस हुआ। नंबर 2 है इट इज़ द मेजर ऑफ मटेरियल रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फोर्स, कि जब आप किसी भी मटेरियल पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो चेंज होता है ना, डिफॉर्म होता है, तो वो किस किस्म की डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है ये आपको स्ट्रेन बताती है। और नंबर 3 है इट इज़ द प्राइमरी वेरिएबल इन डिस्क्राइबिंग मटेरियल बिहेवियर, कि मटेरियल का बिहेवियर बताने के लिए आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है। इन सारी बातों को समराइज़ करें तो मैंने लिखा इन शॉर्ट स्ट्रेन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग मटेरियल बिहेवियर एंड देन वी कैन कैलकुलेट स्ट्रेस बाय यूजिंग मटेरियल प्रॉपर्टी, कि हम जो है वो स्ट्रेन के बारे में बात जो करते हैं वो हमें मटेरियल की बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है स्ट्रेन, और फिर हम स्ट्रेन को यूज़ करके मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जी कैन टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक्सप्लेन। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब बाज़ जगह पर या बाज़ बुक्स में इसका आंसर आप येस लिखा हुआ देखेंगे, बाज़ जगह पर या बाज़ बुक्स में इसका आंसर आप नो लिखा हुआ देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, मतलब जितना भी मेरी फिज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इसका आंसर येस है। क्यों? मैंने उस येस को कैसे डिस्क्राइब किया कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेंसाइल स्ट्रेस कैन प्रोड्यूस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, येस मतलब प्रोड्यूस कर सकती है। क्यों? व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस इट स्ट्रेचेज एंड लेंथ इंक्रीजेज, मतलब जब भी आप किसी भी मटेरियल को टेंसाइल स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं तो इसके नतीजे में होता क्या है कि मटेरियल की लेंथ चेंज होती है, दिस विल रिड्यूस इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ चेंज हुई है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है ना। एज बोथ लेंथ इंक्रीजेज एरिया डिक्रीजेज सो ओवरऑल वॉल्यूम चेंजेस विच इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हमें कह रहा है कि जी चूंकि लेंथ बढ़ रही है एरिया कम हो रहा है तो फिर इसके नतीजे में ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो हायर लेवल पर जाकर पॉइजन्स इफेक्ट के नाम से एक इफेक्ट होता है जिसमें वो इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कैसे अगर आप मटेरियल पर टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा होता है। तो अगर कोई डीप स्टडी करना चाहे तो आप वो पॉइजन्स इफेक्ट के नाम से एक टॉपिक है, आपके कोर्स में नहीं है, हायर लेवल पर है, आप उसको रीड करके उसको मज़ीद डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं कि जी द स्लोप ऑफ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ रिप्रेजेंट्स विच क्वांटिटी एक्सप्लेन। ये तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि जी जो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का स्लोप है वो आपको क्या बताता है। तो हमने पता है कि ये जो फोर्स और एक्सटेंशन है यानी कि एफ और एक्स है, इनके रिजल्ट में हमें स्प्रिंग कांस्टेंट मिलता है। जैसे देखिए मैंने पहले लिखा नहीं, मिस हो गया, लेकिन आप F = kx लिख सकते हैं। ये हुक्स लॉ होता है ना जो हमें ये बताता है कि आप मटेरियल पर जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उसके अंदर उतनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और ये दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ज़ाहिर बात है जब किसी इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी साइन आ रहा होता है तो हम उसे इक्वलिटी में चेंज करके कांस्टेंट लगाते हैं, तो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में जो कांस्टेंट होता है उसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, फिर वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि इन द लीनियर रीजन वेयर हुक्स लॉ इज अप्लाइड या हुक्स लॉ इज ओबेड, आप कह सकते हैं द स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ द मेजर ऑफ दिस प्रोपोर्शनलिटी। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये आपको इस प्रोपोर्शनलिटी को एक्सप्लेन करता है। इज़ द मेजर ऑफ दिस प्रोपोर्शनलिटी मतलब कि वो दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हैं या इनवर्स प्रोपोर्शनल हैं, ये आपको स्प्रिंग कांस्टेंट बताता है। ठीक है, मोर स्टीपर इज़ द स्लोप हायर स्प्रिंग कांस्टेंट, स्लोप जितना स्टीपर होगा स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वो बता रहा है स्टिफर स्प्रिंग विल हैव हायर स्प्रिंग कांस्टेंट एंड सॉफ्टर स्प्रिंग विल हैव लोअर स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपको बता रहा है कि अगर आपका स्टिफर स्प्रिंग है तो उसके पास स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा, और अगर आपके पास सॉफ्टर स्प्रिंग है तो इट विल हैव अ लोअर स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस थे, एक्सप्लेन मैंने कर दिया। अगर आप में से कोई इसको नोट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देन आप इसको नोट कर लें।
जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है इज स्ट्रेन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने लिखा हुआ है कि येस स्ट्रेन एनर्जी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होती है? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटेरियल व्हेन इट इज़ डीफॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि स्ट्रेन एनर्जी उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है कि जब भी मटेरियल पर कोई भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के रिस्पांस में आपका मटेरियल डीफॉर्म हो जाता है। वो जो डीफॉर्म्ड एनर्जी होती है उसको हम स्ट्रेन एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ द मेजर ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज स्टोर्ड इन अ मटेरियल एज पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी मटेरियल पर आपने वर्क डन करवाना है तो ज़ाहिर बात है आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और वो जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो मटेरियल में स्टोर हो जाएगी एज अ पोटेंशियल एनर्जी विच कैन बी रिलीज्ड इफ़ मटेरियल रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और ये जो स्टोर्ड एनर्जी होती है ये रिमूव भी हो सकती है, ख़त्म भी हो सकती है अगर मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है। यानी कि आपने फोर्स अप्लाई की, मटेरियल डीफॉर्म हो गया, जैसे ही आप फोर्स रिमूव करेंगे तो अगर आपका मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चला जाता है तो उसके अंदर वो जो एनर्जी होगी स्ट्रेन एनर्जी वो भी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके दरम्यान में डॉट प्रोडक्ट होता है तो आप ओपन करें तो एफ डी कॉस थीटा लगेगा। यहाँ पर थीटा की जगह पे मैंने 0 पुट किया तो वर्क की वैल्यू एफ डी आ गई बिकॉज कॉज 0 1 होता है। ठीक है, और 0 पुट करने की क्या वजह थी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है। अगर ये सेम डायरेक्शन में इसका मतलब है ये पैरेलल हैं तो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में जो एंगल होता है वो हमेशा 0 डिग्री होता है। तो इसलिए हमारे पास वर्क की वैल्यू जो है वो एफ डी आ गई, यानी कि आपको पॉजिटिव वर्क डन मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट फैक्टर ऑन विच टाइप ऑफ लोड द स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड, एक्सप्लेन। कि स्ट्रेन एनर्जी कौन कौन से लोड्स पर डिपेंड कर रही होती है। तो देखिए लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ लोड इन्फ्लुएंसेस स्ट्रेन एनर्जी लाइक, कौन कौन से लोड्स? टेंशन, कंप्रेशन, शियर एंड बेंडिंग। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लोड है। ठीक है, कि मटेरियल के ऊपर आप टेंशन फोर्स अप्लाई करें, कंप्रेशन अप्लाई करें, शियर या बेंडिंग अप्लाई करें तो इन तमाम के नतीजे में जो है वो स्ट्रेन एनर्जी इफेक्ट होती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि डिफरेंट लोड्स कैन कॉज डिफरेंट डिफॉर्मेशन पैटर्न एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू अचीव दैट डिफॉर्मेशन विल वेरी। क्योंकि हमने इस चैप्टर में डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज़ पढ़े हैं ना, तो हमने पढ़ा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ बेसिकली अ रेशो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अप्लाइड, और स्ट्रेन क्या होती है? डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस। तो अगर आपको थोड़ा सा मैं याद कराऊँ तो जिस तरह की आप फोर्स अप्लाई करते हैं यानी कि स्ट्रेस अप्लाई करते हैं मटेरियल के अंदर, उसी तरह की डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। तो वो बात हमें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि जिस तरह का आप लोड अप्लाई करेंगे मटेरियल के अंदर उस तरह की डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। The amount of strain energy depend upon magnitude of applied force and material properties such as elastic modulus and geometry of the material। कि कितनी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी या कितनी स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस होगी ये डिपेंड करता है कि आपने अप्लाई फोर्स कितनी की है और आपके मटेरियल में की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? स्पेसिफिकली मटेरियल का इलास्टिक मॉडुलस क्या है और ज्योमेट्री ऑफ दैट स्पेसिफिक मटेरियल किस किस्म की, मतलब ज्योमेट्री मतलब शेप उस मटेरियल की कैसी है, ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, सर्कल, व्हाट्सोएवर। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 में भी कह रहा है वाई सस्पेंशन ब्रिजेस आर रिटन विद देयर पीरियड ऑफ यूज़, वाई आफ्टर दैट पीरियड इट इज़ डेंजरस टू यूज़ द ब्रिज। ठीक है, कि इस पीरियड के बाद क्यों डेंजरस होता है उनको यूज़ करना। तो ये कॉमन सा जनरल सा क्वेश्चन है कि सस्पेंडेड ब्रिजेस आर गिवन डिफाइंड पीरियड ऑफ यूज़ बिकॉज देयर स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट डिग्रेड ओवर टाइम ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। कि हमारे जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनके चेंज होने की वजह से ज़्यादा धूप, ज़्यादा गर्मी, फिर बारिश, फिर ठंड, मतलब इस तरह की डिफरेंट जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं ये ब्रिजेस की एफिशिएंसी को भी अफेक्ट कर रही होती हैं। कह रहा है आफ्टर द डेजिग्नेटेड लाइफ स्पैन द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन नो लॉन्गर बी गारंटीड विच इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ फेलियर। कि इनका जो प्रॉपर लाइफ स्पैन इनका जो प्रॉपर टाइम होता है उस टाइम के साथ साथ इनकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती है। अगर आप उस टाइम पीरियड के बाद इनको यूज़ करेंगे तो फिर ये आपके लिए किसी भी रिस्क का या किसी भी डेंजरस कोई भी डेंजर आपके लिए काज हो सकता है अगर आप इसको उसके स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि येस प्रॉपर मेंटेनेंस कैन इंक्रीज द लाइफ स्पैन। मतलब अगर आपने ब्रिज की लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करना है तो प्रॉपर मेंटेनेंस की जाए तो फिर ये तो हम नॉर्मली देखते हैं ना कि किसी भी चीज़ को अगर आप मेंटेन करके रखते हैं, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं, अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाता है टाइम पर आप उसको रिन्यू करते हैं तो आप उसका लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इफ़ वी वांट टू ब्रेक अ वायर वी यूज़ रिपीटेड बेंडिंग, हाउ डज़ इट अफेक्ट। कि अगर आप वायर को तोड़ना चाह रहे हैं तो बार बार बेंड करें तो क्या हो जाएगा?
तो लिखा हुआ है कि व्हेन अ सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड बेंडिंग द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल गेट डैमेज्ड। देखिए हमने पढ़ा हुआ है ना कि कोई भी मटेरियल जिस भी स्टेट में है वो अपनी स्टेट में रहने की कोशिश करते हैं अनटिल और अनलेस उसके अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। जब आप वायर को बार बार बेंड करेंगे ना तो उसके अंदर वो जो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है या आप उसको रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी कहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। फिर कह रहा है दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिक फटीग दस वी आर एबल टू ब्रेक द वायर कॉन्टिन्यूस बेंडिंग कैन कॉज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द वायर मेकिंग इट हार्डर। कि जब बार बार आप उसको बेंड करेंगे तो इसकी वजह से उसकी शेप में चेंज आ जाएगा, यानी कि बार बार बेंड करने की वजह से एक टाइम आएगा कि वो वायर जो है वो 2 पीसेस में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी ख़त्म हुई है, एक्सटर्नल फोर्स को बियर करने की प्रॉपर्टी ख़त्म हुई है और उसकी शेप डीफॉर्म हो गई, यानी कि वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। What is the significance of modulus of elasticity? तो लिखा हुआ है जी इलास्टिक मॉडुलस इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये हम सबको पता है। इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच टेल अस अबाउट हाउ मटेरियल रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन। कह रहा है कि इलास्टिक मॉडुलस आपको ये बताता है कि आप मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो डिफॉर्मेशन होती है ना उस डिफॉर्मेशन का रिस्पॉन्स किस तरह का होता है, मतलब किस तरह की डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। The knowledge of modulus of elasticity help engineer to choose suitable material for construction of building, machine and their different component। कि अगर आपको modulus of elasticity पता होता है तो फिर इंजीनियर्स लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्यों? जब भी वो कोई न्यू मशीन बना रहे होते हैं या कहीं पर भी बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो डिफरेंट कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं उन डिफरेंट कंपोनेंट के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नॉलेज जो है वो उस मशीन को बनाने में या उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो फिर आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर और इनको नोट डाउन कर लें और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।